Hello everyone, this is Tamanna Dheer. वेलकम टू माय चैनल अगेन। हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इससे पहले हमारी सेकेंड वीडियो में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था, दैट वाज अबाउट कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। इससे पिछले टॉपिक में भी हमने एक जगह डिस्कस किया था कि 1957 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी जो है उसको कुछ स्टेट्स में जो है विक्ट्री हासिल नहीं हुई थी, जिनमें से एक स्टेट है केरला। तो अब हुआ क्या था, हम ये पढ़ते हैं। हाँ जी, एज इन 1957 कांग्रेस पार्टी जो थी उसको क्या करना पड़ा, उसे हार का एक स्वाद चखना पड़ा। और यहाँ पर जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की। इलेक्शन हुए थे मार्च 1957 में, और ये पहली बार था कि इस पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने टोटल जो है 60 सीट्स पे विक्ट्री हासिल की थी आउट ऑफ 126 सीट्स। इसके अलावा उन्हें 5 इंडिपेंडेंट्स, यानी कि जो किसी भी पार्टी के जो मेंबर नहीं होते हैं, उनका भी सपोर्ट मिला था। और ये जो है एक बहुत ही ड्रास्टिक विक्ट्री थी, क्योंकि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री थी। इवन कांग्रेस ने भी इस विक्ट्री को वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो बड़े श्योर थे अपनी जीत को लेकर। अब क्या हुआ, जो गवर्नर थे उन्होंने इनवाइट किया कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को, और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे EMS नाम्बूदिरिपत। अब इनको जो है चॉइस दी गई मिनिस्ट्री बनाने की, और उन्होंने जो है अपनी मिनिस्ट्री वहाँ पर बनाई। अब क्या था, पहली बार पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ था कि किसी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, और वो भी कैसे? थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। ये कहीं भी जो है नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में हुआ था इन द वेरी सेकेंड जनरल इलेक्शन, जहाँ पे कांग्रेस को हरा के कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है जीत हासिल की थी। अब क्या हुआ कि जब इस केरला स्टेट में कांग्रेस को जो है पावर नहीं मिली, उन्हें अपनी पावर को लूज़ करना पड़ा, तो पार्टी ने क्या किया, एक लिबरेशन स्ट्रगल शुरू किया। लिबरेशन स्ट्रगल जैसे कि आप जानते ही हैं, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रिलैक्सेशन, फ्री करना। और ये जो है उन्होंने किसके अगेंस्ट किया? टुवर्ड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो कि कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी CPI। अब CPI जो है उन्होंने अपनी पार्टी को फॉर्म किया था ऑन द बेसिस ऑफ रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स। उन्होंने जनता को ये कहा था कि हम जो है पूरे सिस्टम को चेंज करेंगे, पॉलिसी को चेंज करेंगे, ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगे जो बहुत ही प्रोग्रेसिव होंगी, बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। कम्युनिस्ट पार्टी ने ये भी कहा कि ये जो जितनी भी डिस्टर्बेंस है, ये किस लिए क्रिएट हो रही है? क्योंकि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस तरह के जो रुकावट है वो डाल रही हैं। अब कांग्रेस, जो कि अपनी हार से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट एक गेम प्ले किया। अब जैसे कि कांग्रेस जो है वो क्या था, दैट वाज एज इन द सेंटर, एज अ सेंटर गवर्नमेंट। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, 1959 में कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया अंडर द आर्टिकल 356। अब आर्टिकल 356 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये अथॉरिटी दी जाती है, उसको ये पावर दी जाती है कि किसी भी स्टेट को एज अ स्टेट इमरजेंसी लगा लीजिए, या वहाँ पर जितना भी प्रेसिडेंशियलशिप होता है वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको किसी भी टाइम पे डिसमिस कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है अपनी सोशल साइंस में अबाउट द स्टेट इमरजेंसी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एग्रेशन के तौर पे लगा लीजिए, उन्होंने एक गुस्से में जो है, अपनी हार के गुस्से में जो है कम्युनिस्ट पार्टी को डिसमिस कर दिया। अब ये जो डिसीज़न है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टर्न हुआ, क्योंकि इसे लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया, लोगों ने इसे एज अ मिसयूज़, उन्होंने यह जो है अपना व्यू पॉइंट बनाया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो हैं उनका एक मिसयूज़ है, बाय हुम? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन थी? वो थी कांग्रेस की। तो उस टाइम पर ये जो है सिनेरियो बना था। मूविंग अबाउट द सोशलिस्ट पार्टी, हाँ जी, हमने इसके बारे में भी पहले पढ़ा है। तो सोशलिस्ट पार्टी की जो ओरिजिन्स हैं, जो रूट्स हैं, वो क्या, वो जो है कांग्रेस से ही कहीं ना कहीं जो है आई थी। कैसे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओरिजिन्स जो थी सोशलिस्ट पार्टी की, वो हम मास मूवमेंट स्टेज, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो था, वहीं से ही उनका ओरिजिन हुआ था। कांग्रेस सोशल पार्टी जो है ये एक्चुअली क्या थी, ये कांग्रेस के बीच में से ही बनी है। कब बनी? इन द ईयर
1934। किनके द्वारा? बाय अ ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स। अब ये जो यंग लीडर्स थे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका मेन एम क्या था? ये चाहते थे एक ऐसी पार्टी का फॉर्मेशन करना जिसका जो है मेन मोटिव, जिसका जो है मेन गोल क्या हो, अबाउट द इक्वालिटी, अबाउट द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस से हटकर जो है अपने ग्रुप बनाए और उस ग्रुप को नाम दिया सोशलिस्ट पार्टी का। अब इन द ईयर 1948 कांग्रेस ने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, अमेंड किया। हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको उसके मेंबर्स को फॉलो करना होता है। कांग्रेस ने क्या किया, कुछ चेंजेस किए। अब उस चेंज के तहत क्या था, उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि किसी भी मेंबर को जो है ड्यूअल पार्टी मेंबरशिप नहीं मिलेगी, यानी कि जो भी मेंबर्स हैं उन्हें सिर्फ एक ही पार्टी का मेंबर बनना होगा, ऐसे नहीं कि दो दो पार्टी के वो मेंबर बने। अब इसके लिए क्या हुआ, इसके बाद जो है जितने भी वो यंग लीडर्स थे उनको फोर्सफुली जो है अपनी एक सोशल पार्टी जो है बनानी पड़ी और उस पार्टी को नाम दिया गया सोशलिस्ट पार्टी का। इसका ये कभी मर्ज हुई, ये हुई इमर्ज 1948 में बाय द सोशलिस्ट लीडर्स। नाउ अब पार्टी का जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस था, यानी कि पार्टी का जो इलेक्शन में परफॉर्मेंस था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा। एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि पार्टी के पास जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टेट्स में, जो इंडिया की स्टेट्स थी, पार्टी का क्या था, वहाँ पर प्रेजेंस था। तो उन्होंने जो है सिर्फ कुछ ही पार्ट्स में जो है इंडिया के सक्सेस हासिल की, ना कि एज एक्सपेक्टेड जो है एक मेजॉरिटी लेवल पर या एक मास लेवल पर उन्होंने वो जीत हासिल नहीं की। अब सोशलिस्ट जो है वो क्या चाहते थे, वो उनकी एक आइडियोलॉजी थी, उनका एक विश्वास था, वो एक डेमोक्रेसी को लॉन्च करना चाहते थे। उनका मुद्दा था डेमोक्रेसी और सोशलिज्म का, जो जिस बेस पे वो अपने आप को क्या करते थे, जिस बेस पे वो अपने आप को डिफरेंट बताते थे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से। उन्होंने इवन कांग्रेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको अगेंस्ट जो है उनके जाके उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। किस लिए? क्योंकि कांग्रेस जो है फेवर करती होती थी अमीर लोगों को, रिच पावरफुल लोगों को, जैसे कि कैपिटलिस्ट या लैंडलॉर्ड्स को, और वो इग्नोर करते होते थे वीकर सेक्शन को, यानी कि वर्कर्स, पीसेंट्स, इनको जो है कांग्रेस के द्वारा इग्नोर किया जाता था। तो ये बेसिकली टूल जो है सोशलिस्ट पार्टी ने अपनाया कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करने का। बट अब क्या हुआ, एक चेंज आया, एक ड्रास्टिक चेंज आया। कब? जिसकी वजह से जो है सोशलिस्ट पार्टी को एक बहुत ज़्यादा जो है एक सेटबैक जो है फेस करना पड़ा। ये हुआ इन द ईयर 1955। अब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने अपना एक गोल जो है डिक्लेयर किया, अनाउंस किया। उन्होंने इसके तहत कहा कि अब जो है कांग्रेस, उसका गोल क्या रहेगा कि वो सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाएगी। सोशलिस्ट पैटर्न यानी कि सोशल वेलफेयर को जो है वो एज अ अपना गोल, एज अ ऑब्जेक्टिव जो है अडॉप्ट करेंगे। अब सोशलिस्ट पार्टी, जिनका मेन हथियार ही सोशलिज्म था, उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए डिफ़िकल्टी होगी। अब वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, वो अपने आप को एज अ इफ़ेक्टिव सब्स्टिट्यूट नहीं दिखा पा रहे थे कांग्रेस के कंपैरेटिवली या कांग्रेस के कंपटीशन में। अब क्या हुआ, जो लीडर्स थे जैसे कि राम मनोहर लोहिया जी, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के एक ग्रुप के लीडर थे, उन्होंने अपने आप से उन्होंने जो है कांग्रेस से दूरी बना ली और उसे क्रिटिसाइज़ करना जो है बंद कर दिया। बट वाइस वर्सा, उसके ऑपोजिट कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जैसे कि अशोका मेहता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस को जो है ज्वाइन किया और उसके साथ जो है कोऑपरेशन करके थोड़ा सा उन्हें जो है सपोर्टिवली वो बैक एंड में सपोर्ट करते रहे। सोशलिस्ट पार्टी जो है, जैसे ही कांग्रेस ने 1955 में अपना एक न्यू गोल जो है अनाउंस किया, सोशलिस्ट पार्टी को उसके बाद बहुत सारे स्प्लिट्स, बहुत सारे डिवीज़न्स जो हैं, रीयूनियंस जो हैं, उनका सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अलग अलग बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टीज़ बन गई। अब इसमें जो आप एग्जांपल के तौर पे पढ़ सकते हैं, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, ये सारी जो थी ये अलग अलग जो अब डिवाइड हो चुकी थी, स्प्लिट हो चुकी थी सोशलिस्ट पार्टी, ये उनके नेम है। और इनको लीड कर रहे थे कुछ सोशलिस्ट लीडर्स जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड SM जोशी। ये सारे जो थे ये सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स थे। इनके अलावा अभी जो अगर हम कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें, जो पार्टीज़ जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया में रनिंग है, उनका भी ओरिजिन क्या है, उनका भी ओरिजिन जो है सोशलिस्ट पार्टी से ही है।
अब यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं उन पार्टीज़ का। ऐसी कुछ पार्टीज़ जो हैं वो है राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। ये किनकी पार्टी है? ये है लालू प्रसाद यादव की पार्टी। समाजवादी पार्टी, इनका भी नाम आपने सुना होगा, ये है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी की पार्टी। जनता दल यूनाइटेड, ये है नीतीश कुमार जी की पार्टी। और जनता दल सेकुलर, ये है एचडी कुमार स्वामी जी की पार्टी। और इन सारी पार्टीज़, इन सारी सोशलिस्ट पार्टी, इन सारी पार्टीज़ का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? वो हुआ है सोशलिस्ट पार्टी से। हमारा अगला टॉपिक है नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कांग्रेस डोमिनेंस के नेचर के बारे में। अब इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री थी जो कांग्रेस का डोमिनेंस जो है वो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कांग्रेस डोमिनेशन को फेस कर रही थी। अब अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस जो है चल रहा था, लेकिन बहुत ही एक क्रूशियल डिफरेंस था बिटवीन दोज कंट्रीज़ एंड इंडिया एक्सपीरियंस। अब बाकी के केसेस में क्या था? डोमिनेंस जो था वो क्या था? वो वन पार्टी के द्वारा था और उसमें जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा था डेमोक्रेसी के साथ, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में जो है कांग्रेस रन कर रही थी और बाकायदा जो है वो डेमोक्रेसी के रूल्स को फॉलो भी कर रही थी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हमारा एक्सपीरियंस था दैट वाज अबाउट द वन पार्टी डोमिनेंस। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कंट्रीज़ का, जैसे कि हम बात करेंगे चाइना, क्यूबा और साइरिया की। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो परमिशन देता है सिर्फ एक सिंगल पार्टी की, जो कि उस पूरी कंट्री को क्या करता है? रूल करता है। अब वहाँ पर क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है रूल करती है, और ऐसी परमिशन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी परमिशन ही नहीं देता कि उनके अगेंस्ट जो है कोई भी पार्टी क्या कर सके? इलेक्शन लड़ सके या अपने डोमिनेंस बना सके। उसके बाद है म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट। ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वन पार्टी जो है वो किस रीज़न की वजह से है? वो है ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। जैसे कि आपने पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ा है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कभी कभार जो क्या है मिलिट्री क्या जो है रूल आ जाता है, और कभी कभार क्या है डेमोक्रेसी से लीगल पार्टीज़ का रूल आ जाता है। आफ्टर दैट इज़ मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान। ये ऐसी कंट्रीज़ है जो कि वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स हैं, जहाँ पर क्या है सिर्फ वन पार्टी ही डोमिनेट करती है स्टेट्स को। नाउ अब डोमिनेंस, जो कांग्रेस की डोमिनेंस जो थी इंडिया में, उनको जो है इन सारे केसेस से अलग माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाकायदा डेमोक्रेटिक कंडीशंस को फॉलो किया जा रहा था। यहाँ पर इलेक्शन भी कंटेस्ट हो रहे थे, पार्टीज़ भी जो हैं वो अगेंस्ट जो है खड़ी हो रही थी, प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे। तो इन सारी कंडीशंस के बीच में जब कांग्रेस जो है जीत रही थी इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। मतलब जो नेचर था कांग्रेस की डोमिनेंस का वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, और ये समहाउ जो है सिमिलर था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के डोमिनेंस से। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है किसी भी तरह का कोई फ्रॉड कंडक्ट कर रहा था या कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे थे जिसमें लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन हो रहे थे, और कांग्रेस जो है अपनी लेगेसी की वजह से, अपने होल्ड की वजह से जो है बार बार इलेक्शंस को जीत रही थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक एग्ज़ाम्पल की, क्योंकि अभी हमने बात की कि एक ऐसे टैक्टिक्स भी हो जाते हैं जहाँ पर जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ढोंग किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर आप नीचे पढ़ेंगे, ये जो है केस है ये रिलेटेड है मैक्सिको से। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन ऑफ द ईयर 1929। इन द ईयर 1929 एक पार्टी जिसका नाम था नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है उसको फाउंड किया गया, इमर्ज किया गया, और इस पार्टी को बाद में नाम दिया गया इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यानी कि PRI का नाम देने जो है दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, इस पार्टी ने मैक्सिको में लगभग 6 डिकेड्स तक क्या किया है, रूल किया है। 6 डिकेड्स यानी कि 60 साल तक जो है उन्होंने मैक्सिको में रूल किया है एज अ पार्टी, एज अ इलेक्टिव पार्टी। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्चुअली जो लीगेसी था, इनका जो मोराल था, वो इनका जो सेटअप था वो था
अबाउट द मैक्सिकन रेवोल्यूशन। जैसे कि अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने क्या किया था, उन्होंने इंडियन रेवोल्यूशन को कंसीडर किया था, वैसे ही इन्होंने यहाँ पर मैक्सिकन रेवोल्यूशन को फॉलो किया था। वैसे अगर हम बात करें ओरिजिनली पीआरआई जो है वो क्या थी, वो एक मिक्सअप थी किन क्या, बहुत सारे मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स का, लेबर और पेसेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का। यानी कि इसमें पॉलिटिकल मेंबर्स भी थे, मिलिट्री लीडर्स भी थे, लेबर और पीसेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका एग्जिस्टेंस भी था, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एग्जिस्टेंस भी था। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद प्लूटार्को एलियास कैल्स जो फाउंडर थे पीआरआई के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है कैप्चर कर लिया। अब क्या हो रहा था कि वो ऑब्वियसली उनके पास पावर थी, उनके पास होल्ड था एज अ गवर्नमेंट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैक्सिको में अपना रूल जो है, अपना दबदबा जो है जमाया, और उसके बाद उन्होंने वहाँ का जो सिस्टम था रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन और जो भी उनके गवर्नमेंट इलेक्शंस थे उन पे क्या किया, उन पे एक होल्ड बना लिया, उसे टेक ओवर कर लिया। अब क्या हो रहा था, इलेक्शंस हो रहे थे, रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन हो रहे थे, और क्या हो रहा था, बार बार जो है इलेक्शंस में पीआरआई जो पार्टी थी वही जीत रही थी। बाकी की पार्टीज़ जो हैं उनको सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए वहाँ पर दिखाया जाता था, सिर्फ दिखावे के लिए वहाँ दिखाया जाता था, ताकि सबको ये लगे कि जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो पीआरआई है वो बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन से डेमोक्रेटिक वे में जो है इलेक्ट हुई है, यानी कि उनको जो आश्वासन जो है वो दिया जाए। जो इलेक्टोरल लॉज थे, जो पॉलिसीज़ थी, वो ऐसे बनाई जाती थी, ऐसे ऑपरेट की जाती थी कि एट द एंड जो है, एट द एंड ऑफ द इलेक्शन जीत किसकी हो, सिर्फ और सिर्फ पीआरआई की ही जीत हो। इलेक्शंस जो हैं वो मैनिपुलेटेड होते थे, किसके द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा। इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन्हें पहले ही प्री प्लान किया जाता था। ऐसे ऐसे टैक्स और स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती थी कि लोगों को एक ब्लाइंड फोल्ड, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एक ब्लाइंड फोल्ड जो है उनकी आंखों पर लगा दिया था। अब इनसे हम क्या समझ रहे हैं, इससे हम यह समझ रहे हैं कि ये जो रूल था ये एक तरह का परफेक्ट डिक्टेटरशिप था, यानी कि वो पार्टी जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, बट असल में उसको डिस्क्राइब किया गया था एज अ परफेक्ट डिक्टेटरशिप। फाइनली क्या हुआ, पार्टी जो है हारी, उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उनको लूज़ किया इन द ईयर 2000, और मैक्सिको जो है अब वो वन पार्टी डोमिनेंस से आज़ाद हो चुका था फाइनली। बट मैक्सिको के जो लोग थे उनके ऊपर एक इम्प्रेशन बन चुका था। मैक्सिको अब नहीं थी, अब वन पार्टी डोमिनेटेड कंट्री नहीं थी, लेकिन जो टैक्टिक्स, जो स्ट्रैटेजीज़ जो हैं पीआरआई ने अडॉप्ट की थी इतने लंबे टाइम के लिए अपनी डोमिनेंस को बनाने के लिए, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर एक बहुत ही गहरा जो है प्रभाव पड़ा। वहाँ के लोगों ने जो है विश्वास करना बंद कर दिया, यानी कि वो एक डाउटफुल जोन में आ गए कि क्या असल में उनकी कंट्री में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या उनके नेचर ऑफ इलेक्शंस जो है वो एक्चुअली में डेमोक्रेसी के सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह का डाउट जो है उनके मन में आ चुका था। आगे हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक की जो हमने शुरू किया था, दैट वाज अबाउट द नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, जो इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती थी कांग्रेस पार्टी की हमेशा, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए, अब हमने पहले भी बात की थी कि कांग्रेस की जो पार्टी है वो फ्रीडम स्ट्रगल से ही जो है एक अच्छा इम्प्रेशन जो है अपना बना चुकी थी। कांग्रेस में जो है ऐसे ऐसे लीडर्स थे जो कि स्ट्रगल के टाइम पर क्या थे, फोर फ्रंट पे उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। और अब क्या हो रहा था, वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, वो जो है कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज अ कांग्रेस मेंबर, एज अ कांग्रेस कैंडिडेट। अब कांग्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा सेटअप जो है उसका बहुत ज़्यादा प्री प्लान था। अब बात करें अगर दूसरी पार्टीज़ की, अब बात करें अगर हम नई पार्टीज़ की, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें एक प्लान डेवलप करना पड़ता था, उन्हें स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती थी कि कब क्या करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, कौन सी स्टेट में कैसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है। लेकिन कांग्रेस जो है वो इन सब से ऊपर थी।
कांग्रेस जो है ऑलरेडी एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। जब बाकी की पार्टीज़ जो हैं वो अपने कैंपेन के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज़ बना रहे होते थे, टैक्ट्स बना रहे होते थे, तब कांग्रेस जो है अपना कैंपेन शुरू भी कर देते थे। और इवन बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो सिर्फ इसलिए बनती थी कि सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट के टाइम पे, यानी कि सिर्फ इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो बनी थी और आफ्टर दैट, लेकिन उनका उनका जो है कोई एग्जिस्टेंस जो है एज सच बाद में नहीं मिला। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स। फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स का मतलब है कि उसके पास सब कुछ जो है इन हैंड रेडी रहता था, हैंडी रहता था सब कुछ, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता था। वो लोगों को बहुत जल्दी जो है कन्विंस कर लेते थे और लोगों का विश्वास भी जो है उन पर बना हुआ था। अब जैसे जैसे इंडिपेंडेंस का जो टाइम गया था, कंट्री जो है कांग्रेस जो है उसकी विक्ट्री जो है पूरे इंडिया में स्प्रेड हो चुकी थी वाइडली। टॉकिंग अबाउट नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, कांग्रेस जो है उसका लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो पूरी तरह स्प्रेड हो चुका था। आप इसे अपने मैप में भी देख सकते हैं। और ये ही नहीं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क था दैट इज़ फ्रॉम सुपीरियर टू लोकल लेवल, वो भी क्या था, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐसा ही नहीं था कि कांग्रेस जो है सिर्फ अपर लेवल पे स्ट्रॉन्ग थी। अगर बात की जाए डाउन लेवल की, एक लोकल लेवल की, वहाँ भी कांग्रेस का बेस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यानी कि ओवरऑल जो है कांग्रेस जो है एक नेशनल मूवमेंट के तौर पे शुरू हुई थी और उसकी जो सक्सेस रेट है वो डे बाय डे क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। एक और पॉइंट यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि इसका जो नेचर था दैट वाज ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव से यहाँ पे मतलब है कि कांग्रेस जो है वो एक ऐसी पार्टी थी जो कि सबको शामिल कर लेती थी। कांग्रेस के लिए कोई स्पेसिफिक कोई एजेंडा नहीं था। कांग्रेस जो है अपनी स्ट्रैटेजी के तहत सबको शामिल कर लेती थी एज अ मेंबर और एज अ अपना पॉलिटिकल मेजर। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन सब ने हेल्प किया कांग्रेस को डोमिनेंस बनाने में, और जिसकी वजह से कांग्रेस ने जो है क्या किया, बहुत ज़्यादा अपना दबदबा बनाए रखा, बट डेमोक्रेटिकली उन्होंने सारे रूल्स को फॉलो भी किया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।